गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्डो हेक्सोस एल्डो पेंटोस की अभिविन्यास की बात की थी और उसके साथ साथ में अपन ने डी ग्लूकोज और डी मेनोस के मतलब दोनों में जो डिफरेंशिएशन था कि अपन एक दूसरे को कैसे अपन सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में देखा था। अब हमारा टॉपिक है कीटोस का अभिविन्यास। ठीक है, कीटोस में एल्डो से एक असममित कार्बन कम होता है, इसलिए कीटो हेक्सोस में 2 की पावर 3 बराबर 8 त्रिविम समावयवी होते हैं। ठीक है, तो एल्डोस में 4 होते हैं जबकि इसमें 3 होते हैं। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कीटो ट्रायोज हैं। ठीक है, डी कीटो पेंटोज व डी कीटो हेक्सोस के विन्यास निम्न तरह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ठीक है, 3 डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन तो क्या है, कीटो ट्रायोज हैं। ठीक है, अगर अपन डी पेंटोज डी कीटो पेंटोज और डी कीटो हेक्सोस की बात करें तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं कि डाई हाइड्रोक्सी ट्राईएसीटोन का अगर सी एच ओ एच ग्रुप जोड़ें। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हैं कि एक तो डी एरिथ्रुलोज बनता है और एक क्या बनता है, डी एल एरिथ्रुलोज। अब अगर अपन डी एरिथ्रोज की रिएक्शन अगर वापस से करवाएं, ठीक है, चेन लेंथनिंग रिएक्शन अगर वापस से करवाएं तो क्या बनता है, देखिए एक और कार्बन ऐड होगा। ठीक है, और एक तो बनता है डी राइबुलोज और एक बनता है डी जाइलुलोज। ठीक है, डी राइबुलोज की रिएक्शन वापस अगर अपन करवाएं चेन लेंथनिंग रिएक्शन, ठीक है, तो क्या बनता है, डी साइकोस और डी फ्रक्टोज। और अगर अपन डी जाइलुलोज की चेन लेंथनिंग रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो एक तो डी बनता है सार्बू सोरबोस और एक बनता है डी टेगाटोज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं एरिथ्रो व थ्रियो विभिन्न समावयवी, एरिथ्रो एंड थ्रियो डाइस्टीरियो आइसोमर्स। कि किसी भी कार्बोनिल यौगिक में जब दो असमान असमित कार्बन परमाणु हो तो उसके 4 प्रकाशिक समावयवी रूप बनते हैं, जिनमें 2 जोड़े एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूपी आता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि टेट्रोज हैं वो एरिथ्रोज व थ्रियोस के अनुसार जिस जोड़े पर समान समूह एक की ओर स्थित होते हैं उसे तो अपन क्या कहते हैं, एरिथ्रो विपरीत समावयवी। जबकि समान समूह यदि विपरीत दिशा में हो तो अपन विपरीत थ्रियो विपरीत समावयवी कहते हैं। अपन ने पहले देखा था एरिथ्रो थ्रियो के अंदर जब इक्वल ग्रुप अगर एक साइड में है, ठीक है, वो तो है एरिथ्रो, और अगर सेम ग्रुप विपरीत दिशा में है तो कौन सा हो गया, थ्रियो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपन, डी एरिथ्रोज है। ठीक है, अगर अपन इसका जोड़े की बात करें तो अगर अपन देखते हैं कि जैसे कि डी थ्रियोस की बात करें अगर अपन, ठीक है, तो डी थ्रियोस के अंदर देखिए कि यहाँ पर सी एल नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ पर ओ एच कंसिडर करेंगे इसकी जगह। ठीक है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर ओ एच है। ठीक है, तो डी थ्रियोस के अगर अपन देखें कि ये एक क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, अगर समान समूह समान दिशा में है तो हो गया थ्रियोस फॉर्म, और ये थ्रियोस क्या होती है, एक दूसरे के मिरर इमेज भी होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एनिशियोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभार ये एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार डी थ्रियोज और एरिथ्रोज को देख लेना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, कि ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना से इसकी विशिष्ट गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसके कारण फिशर ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी। ठीक है, अगर अपन ग्लूकोज की ओपन चेन रिएक्शन देखते हैं, फिशर वाले ने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या था जिसे, तो उसके जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी अपन नहीं बता सकते कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज के विशिष्ट गुण रखता है ये। ठीक है, तो फिशर ने क्या किया था, इसके ग्लूकोज की क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर दी थी। चक्रीय संरचना में ग्लूकोज का क्या C1 कार्बन C5 कार्बन एल्कोहलिक ग्रुप के साथ में क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा हेमी एसीटोल का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली लाइन को, कि अगर अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, तो एक तो C1 कार्बन पे और एक C5 कार्बन पे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा एक तो पहले नंबर कार्बन पर जुड़ सकता है और एक 5वें नंबर कार्बन पर जुड़ सकता है, और क्या हेमी एसीटेल का फॉर्मेशन करेगा। हेमी एसीटेल के निर्माण के दौरान एक क्या एनमेरिक कार्बन उत्पन्न होता है, जिस पर उपस्थित OH समूह की स्थिति बदलने से अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और 2 समावयवी बनते हैं। अल्फा ग्लूकोज में C1 कार्बन का OH समूह दाईं ओर स्थित होता है,
तथा इसका गलनांक कितना होता है 143 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान रखना अल्फा ग्लूकोज C1 कार्बन पर क्या होता है OH समूह दाईं ओर होता है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि अल्फा ग्लूकोज कौन सा होगा, बीटा ग्लूकोज कौन सा होगा। अल्फा ग्लूकोज में तो फर्स्ट कार्बन पे OH समूह दाईं तरफ होगा, ठीक है, और बीटा ग्लूकोज में जो C1 का हाइड्रोक्सी समूह है वो कहाँ पर होगा, बाईं ओर होगा। ये ध्यान रखना अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में दोनों ही चीज़ें कि C1 कार्बन पे OH समूह दाईं ओर और C1 कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह बाईं ओर। अल्फा बीटा ग्लूकोज में ये फर्क है। हेमी एसिटाइल के निर्माण के दौरान C1 का हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति बदलने के कारण क्या बनता है एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है देखिएगा, ये एनोमेरिक कार्बन में जैसा कि अपन रिएक्शंस कर रहे हैं ग्लूकोज की, मतलब इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, इस कार्बन के साथ में जो ये बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब लास्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप की डायरेक्ट C1 कार्बन के साथ में जो बॉन्डिंग हुई है इसकी, ठीक है, इस कार्बन को अपन क्या कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या था हाइड्रोक्सिल समूह दाईं ओर, ठीक है, ये देखिए दाईं ओर है यहाँ पर, ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो जो हाइड्रोक्सिल समूह तो क्या था इससे विपरीत था। ठीक है, देखिए वापस से इस कार्बन की बात करते हैं C1 कार्बन की, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में तो अपन ने देखा था OH ग्रुप क्या होता है दाईं ओर होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज के अंदर क्या होता है दाईं ओर होता है। ठीक है, और एनोमेरिक कार्बन का मतलब है कि सी एल्डिहाइड ग्रुप का है वो कार्बन वो क्या करता है डायरेक्ट C5 कार्बन के साथ में अटैच होकर के रिएक्शन देता है। ठीक है, जैसे कि ये और ऑक्सीजन है इसके साथ में रिएक्शन हो गया, ऐसा अपन ने कल भी एक कंपोजिशन देखी थी एल्डोसोन चेन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज की अगर अपन हार्वर्ड सूत्र की संरचना की बात करें कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के आधार पर हार्वर्ड सूत्र निर्धारित किया जाता है, जिसमें 5 नंबर कार्बन और एक ऑक्सीजन परमाणु चक्रीय संरचना में क्या रहते हैं व्यवस्थित रहते हैं। ग्लूकोज का हार्वर्ड सूत्र विषम चक्रीय यौगिक पाइरेनॉन्स के समान होता है। ठीक है, हार्वर्ड प्रोजेक्शंस की बात करें 5 नंबर कार्बन एक ऑक्सीजन परमाणु चक्रीय संरचना रहते हैं, तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन देखते हैं। ये ग्लूकोज के हार्वर्ड प्रोजेक्शन है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट कार्बन देन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, और फर्स्ट और फिफ्थ और वन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है एनोमेरिक कार्बन, ये वाला ये एनोमेरिक कार्बन की पोजीशंस को शो कर रहा है। ठीक है, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या था जो OH ग्रुप था C1 कार्बन के ऊपर वो कहाँ था दाईं ओर। ठीक है, अगर अपन इसी की बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो देखिएगा जो बीटा डी ग्लूकोज के अंदर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन जो OH ग्रुप है वो चेंज हो गया है, ठीक है, बाईं ओर चला गया, जबकि इसके अंदर का है नीचे की तरफ है, देखिए अल्फा के अंदर तो यहाँ पर है, जबकि अगर अपन बीटा की बात करें तो बीटा के अंदर इसकी पोजीशन चेंज हो गई OH ग्रुप की जो C1 पर था। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। फ्रक्टोज का सामान्य सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है, तथा इसमें क्रियात्मक समूह कीटोनिक की उपस्थिति के कारण इसे अपन क्या कहते हैं कीटोहेक्सोस भी कहते हैं, जबकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, और इसको इसलिए अपन क्या कहते हैं एल्डोहेक्सोस कह रहे थे, लेकिन अगर फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें कीटो होता है इसलिए इसे कीटोहेक्सोस कहते हैं। फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह कार्बन नंबर सेकंड पर स्थित होता है, जबकि एल्डोहेक्सोस के अंदर ग्लूकोज की बात करें तो वो C नंबर मतलब पहले सबसे पहले क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तथा इसके चक्रीय संरचना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा कार्बन नंबर 2 और 5 पर मध्य होती है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो कार्बन नंबर सेकंड और 5 क्या होते हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर 100 पोजीशंस प्रोवाइड करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के अटैचमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कीटोहेक्सोस हैं, ठीक है, इसका अगर अपन देखें अरेंजमेंट होगा तो कार्ब मतलब जो कीटोन का होगा ऑक्सीजन ये डायरेक्टली अटैच होगा और एनोमेरिक कार्बन का फॉर्मेशन करेगा, और बाकी C1 और C2 हैं CH2OH का है ये साइड में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि एल्डोस के अंदर क्या था एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन था वो एनोमेरिक कार्बन का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन कीटोन के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन के बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट इसके साथ में रिएक्शंस करके एक एनोमेरिक कार्बन का फॉर्मेशन करते हैं, ये H2O के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये और क्या बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज वापस से क्या बनाता है बीटा डी ग्लूकोज रीअरेंज होकर।
फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में 2 समावयवी बनते हैं, जिसमें अल्फा डी फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर स्थित होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह है वो बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रक्टोज के हार्वर्ड प्रोजेक्शन की। ठीक है, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरानोन्स के समान होती है, जबकि ग्लूकोज की किसके समान थी? पायरेनोन्स के, जिसमें फोर्स कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु चक्रीय संरचना में व्यवस्थित रहता है। और अगर अपन अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, अल्फा अल्फा डी फ्रक्टोज के अंदर देखते हैं कि जो OH ग्रुप है वो कहाँ है? देखिए दाईं ओर है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा फ्रक्टोज। उसी प्रकार अगर अपन देखें दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर, तो ये OH की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और एनोमेरिक कार्बन डायरेक्ट इसके साथ में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का मेनोज में अंतर परिवर्तन, कि ग्लूकोज और मेनोज का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होते हैं। जब डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति बदल जाती है तो क्या बनता है? डी मेनोज बनता है। ठीक है, अपन ने पहले जब रिएक्शन देखी थी ग्लूकोज और मेनोज में परिवर्तन की, ठीक है, मतलब दोनों के अंदर अंतर की रिएक्शन देखी थी पिछले लेक्चर्स में। अब है कि ग्लूकोज का अगर मेनोज में परिवर्तन करना है तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपन को? कि ग्लूकोज का मेनोज का सामान्य सूत्र क्रियात्मक समूह समान होते हैं। जब ग्लूकोज में डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति बदल देते हैं तो डी मेनोज का निर्माण होता है। मतलब कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके अपने को पोजीशन चेंज करनी है केवल। और डी मेनोज में कार्बन नंबर 2 व कार्बन नंबर 3 के OH समूह दाईं ओर स्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं डी मेनोज के स्ट्रक्चर, जबकि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 2 के अंदर OH की पोजीशन अलग होती है। डी ग्लूकोज का मेनोज में परिवर्तन निम्न पदों में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बड़े क्वेश्चंस में आता है ये। पहले स्टेप में क्या होता है कि ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होगा तो जो एक एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन कहाँ ऐड होती है, अपने पहले भी देखा था फर्स्ट कार्बन पे, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, ये कहाँ पर ऐड होगी? यहाँ पर ऐड होगी, और ये क्या OH ग्रुप में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब जो एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज होता है? ग्लूकोनिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मतलब ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। अब ग्लूकोनिक एसिड बना है जो, ठीक है, चला हुआ था द्वारा क्या बनाता है? इनोल रूप बनाता है। ठीक है, इनोल रूप कैसे बनती है? देखिए, C डबल बॉन्ड O के जो इलेक्ट्रॉन है वो सी सिंगल बॉन्ड सी पर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये किस पे शिफ्ट हो जाएगी? ऑक्सीजन पे। ठीक है, जिसकी वजह से ये भी OH के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑलरेडी एक यहाँ पर OH तो है, और यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड C, ये इसकी क्या कहलाती है? इनोल फॉर्म। ठीक है, इनोल रूप कहलाता है इसका। इनोल लूप क्या होती है? ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, इस वजह से इनोल लूप के अंदर चला हुआ में प्रदर्शित करती है। सेकेंड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इनोल लूप का पृथक्करण करने पर कार्बन नंबर 2 का OH समूह परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C है, अब इसके बॉन्ड को वापस से कन्वर्ट करने के लिए जो ये हाइड्रोजन है ये अपने इस बॉन्ड के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। देखिए, ठीक है, यहाँ से अटैक कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड किस यहाँ पर शिफ्ट होगी तो ये वापस से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और एक प्रोटॉन यहाँ से इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट करेगा, तो वापस से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये इधर क्या है? OH इधर है, तो ये इस साइड के अंदर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस तरफ से अटैक करेगा, जिसके कारण ये इस तरफ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन चेंज हो जाती है OH ग्रुप की वापस से। ठीक है, पहले OH यहाँ पर था। ठीक है, जब इसने इस H ने जब इस तरफ से अटैक किया तो ये इसका रोटेशन हो जाता है और ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के जुड़ने से जो कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन, वो किस में? सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसने जो हाइड्रोजन था वो यहाँ जुड़ गया। ठीक है, और एच की पोजीशन चेंज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देख कैसे होता है गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, अपने पहले भी देखा था। पहले कार्बन से और जो बीच वाला कार्बन था, ठीक है, वहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था। देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है यहाँ से, इसका तो OH और इसका H। ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होगा कि सोडियम अमलगम की उपस्थिति में गामा इलेक्ट्रॉन का अपचयन कराने पर क्या बनता है? डी मेनोज बनता है। ठीक है, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपन इसका अपचयन करवाएं। ठीक है, अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन होगी। देखिए,
ये हाइड्रोजन क्या करेगी, इसके साथ में अटैच होकर के वापस से एल्डिहाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरे हाइड्रोजन है वो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेगी, ठीक है, और इसके साथ में अटैच हो जाएगी, मतलब इस OH के साथ में अटैच हो जाएगी। तो ये जो OH है वापस से इस कार्बन पर जुड़ जाता है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट हो जाती है, और ये वापस से जो कीटो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बनता है, डी मेनोज का फॉर्मेशन होता है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।